अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमने हुकूमत को कमज़ोर कर दिया है और जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च जाएगा वो एमी वापस नहीं आएगा, वहाँ ताकत का भरपूर मुजाहरा करेंगे। यार ये मौलाना साहब ने जो बात की ना हुकूमत, वो शायद हुकूमत कुछ और कहना चाह रहे हैं। हुकूमत तो पहले ही कमज़ोर है। हुकूमत के पास है क्या? इमरान खान की जो हुकूमत है इसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। और वो कमज़ोर की जो बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं और कुछ शायद कह रहे हैं। वो अब उन्होंने नाम से हम लेना छोड़ दिया है ना। ठीक है ना। देखिए इनका जो प्लान था ना वो ये कहते हैं कि हम अचीव कर रहे हैं और पीडीएम अपने मकासद हासिल कर रही है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जीडीए बनवाया था ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध में, इनको पीपल्स पार्टी को आउट करने के लिए। लेकिन वो कौमी असम्बली में टोटल 3 सिस्टम चारे ले सके। उसके बाद इनका प्लान था कि 10 साल इमरान खान, ठीक है ना। इमरान खान ने पिछले दिनों ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, को बयान दिया कि 5 साल जीना कुछ नहीं होता, 10 साल चाहिए जिन्हें कम से कम, बल्कि एक जगह उन्होंने 20 साल भी कह दिया था। उनकी गिनती थोड़ी सी कमजोर है भाई। पाकिस्तान में जितने मनसूबे होते थे ना तरक्याती, वो 5 साल के होते। 50 की दहाई से शुरू होता, पहला 5 साल मनसूबा, दूसरा 5 साल तरक्की के मनसूबे होते थे, छठा 70वां 7वां वगैरह वगैरह। और फिर अब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है ना। सेनेट के इलेक्शन में भी इनको कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई। इन्होंने ये इसको रखा हुआ है देखने के लिए कि वो कमज़ोर हुए हैं या नहीं हुए हैं। और एक जो मजबूरी है ना हमारे मुख्तदरा की, वो मजबूरी ये है कि जो उनका प्लान था ना उसके मुताबिक बाजवा साहब अगर 3 साल पूरे करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फिर उनके रिटायरमेंट के बाद जो 4 बंदे होंगे ना सीनियर मोस्ट, जिनमें से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर किया जा सकेगा, उनमें ISI के चीफ जो है उनका नाम भी जनरल फैज़ हमीद साहब का, उनका भी आता है। ये तो रूटीन की बात है। ऐसे ही होता है कि वो रिटायरमेंट के हिसाब से देख लेते हैं ना आखिर पे कौन। ये तो हमारा हिसाब किताब है ना। हमने देखा हुआ है उनकी रिटायरमेंट की डेटें वगैरह निकाल निकूल के, वो तो हमारी जमा तफरीक है ना। तो ये कि अगर 2023 तक रहते हैं इमरान खान साहब और चीफ साहब भी 23 तक रहते हैं, तो फिर चांसेस कुछ और हैं। बहरहाल इन्होंने कमज़ोर करने की जो बात कर रहे हैं मौलाना, वो काफ़ी हद तक इनके मकासद जो हैं। लेकिन वो ना मरियम को गिरफ्तार किया जा सका है, ना गिरफ्तार किया जा रहा है। जिनको गिरफ्तार होना चाहिए तो वो गिरफ्तार नहीं है, बाहर फिर रहे हैं। मौलाना ही बाहर मौजे मार रहे हैं और वह बाकायदा नैब को धमकी देते हैं कि तुसी मेरा हिसाब की करना, मैं तो बैठ हिसाब कराना। और उनकी भी बेल हो गई है, जरदारी साहब की भी, तमाम मुकदमा। और जो इन्होंने वो कहा है वहाँ इस्लामाबाद से ऐसे नहीं आएंगे। इनका जो प्लान है कि जाते ही फैज़ाबाद में धरना देना है, फिर उससे अगले चौक में और फिर रेड जोन में बैठ जाना जाके। ये इनकी प्लानिंग है। और 26 मार्च को ये जो है पूरे मुल्क में जाएंगे। तो 26 मार्च से धरना जो है ना वो शुरू होगा। हालात आगे क्या बनते हैं, ये तू बैठ कर वहाँ को जमा तफरीक कर रहा था, वो क्या है। वो 26 मार्च को उन्होंने डेट दी, लेकिन 17-18 दिनों बाद यानी अप्रैल की 10-11 तारीख को रोज़े शुरू हो रहे हैं। मई की 10-11 तारीख को रोज़े ख़त्म, ईद, आगे बजट सेशन शुरू, जुलाई तक। तो ये जुलाई तक नहीं मेरे बच्चे, ये तो हम इतनी खुशफहमी का शिकार ना हो। जो धरने होते हैं ना ऐसे, ये 126 दिन वाला धरना नहीं होना, ये कुछ दिनों का धरना होना है। ठीक है ना। 126 दिन वाला धरना, इमरान खान का धरना तो कुछ भी नहीं था, धरनी थी वो तो साथ मौलाना साहब बैठे हुए थे, तारुल कादरी साहब। उनकी वजह से उनके कारकुन ज़ाहिर है कमिटेड है उनके साथ, वो उनकी रूहानी वाबस्तगियां होती हैं उनकी वजह से। वरना ये तो अकेले दोपहर को ना कंटेनर में चढ़ के सिर्फ तनहा एक ही बंदा कुर्सियों को खिताब किया करते थे। तो ये मौलाना के साथ भी ऐसे बंदे होंगे जैसे कादरी साहब के साथ थे। ठीक है ना। और दूसरी जो बजट सेशन की बात है, अगर बजट सेशन ये शुरू कर देते हैं ईद के बाद, ठीक है ना, ज़ाहिर 30 जून से पहले पहले बजट पास होना होता है और जुलाई में उसका नफाज होता है 1 जुलाई से।
और ये बजट सेशन के दौरान अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती। लेकिन एक और पहलू है जो खान साहब के खिलाफ जाएगा। अगर ये जोड़ तोड़ वाला काम अपना कर लेते हैं मुकम्मल, अगर बजट पास ना हो तो वो भी तहरीक अदम एतमाद ही होती है। बिल्कुल। अगर बजट पास ना हो तो फिर भी इसका मतलब है कि ऐवान का जो एतमाद है वो खो दिया है वज़ीर आज़म ने, और वो घर चला जाए। ये कोई दो-धारी तलवार है, दोनों तरफ से। वो उनके लिए भी वैसी है तो उनके लिए वैसी है। ठीक है ना। अगर मौलाना कह रहे हैं तो थोड़ा यकीन कर लो यार। कितने दिन रह गए ने? 26 मार्च में। 1.5 महीना है। ठीक है ना। और सेनेट के इलेक्शनों में भी पता चल जाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर, इन सारी खिचड़ी में ना एक बड़ा रेलिवेंट सवाल है। हमारी एक सब्सक्राइबर, हमारी एक व्यूअर हैं रिजवाना वड़ाइच, उन्होंने सवाल किया है कि क्या सदारती निज़ाम लाया जा सकता है जो इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से दिली ख्वाहिश रही है? ये सदारती निज़ाम की इन्होंने देखो ना, जब 1973 का आइन था उसमें इन्होंने जो तरमीम की थी, 8वीं तरमीम, और 58(2) भी शामिल की थी, वो नीम सदारती सा इन्होंने बना दिया था। इनकी ख्वाहिश ये है कि सदारती निज़ाम को कंट्रोल करना आसान होता है, एक बंदे की हुकूमत होती है। बिल्कुल। हमारा जो आइन है ना, उसका आर्टिकल 238 है। वो कहता है कोई भी तरमीम कर सकती है, पार्लियामेंट को जो इख्तियार है। और आइन में तरमीम करनी हो तो वो 239 है आर्टिकल। वो ये कहता है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए कुल ऐवान की, यानी कुल ऐवान 342 और 228 बंदे चाहिए। अब हमारे एक दोस्त का मैं व्लॉग देख रहा था तो उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जनाब अगर ये रिज़ाइन दे देते हैं फिर तो वो उनकी मौजे मौजे हैं, वो सदारती निज़ाम ले आए या जो मर्जी ले आए। तो भाई अगर ऐवान अपोजिशन पूरी रिज़ाइन कर दे, फिर भी उन्हें जो चाहिए तरमीम के लिए तो वो 228 वोट चाहिए। 228 वोट नहीं रह जाएंगे, तरमीम नहीं आ सकती। वो दोबारा इलेक्शन हो जाए, उसमें लेके आ जाए और ये बाईकाट अगर कर दें, बाईकाट इन्होंने करना कोई नहीं, इन्होंने कहना हम मुकाबला करेंगे। ठीक है ना। ये एक बात। दूसरी बात है ना, अगर आइन और कानून के मुताबिक चल रहा हो तो इसका जवाब ये है कि नहीं। सदारती निज़ाम पूरी पार्लियामेंट भी इस वक्त जो मौजूद है ना, अगर आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद अदलिया के होते हुए ये सदारती निज़ाम नहीं ला सकते। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हर आइन का एक बुनियादी ढांचा होता है। बिल्कुल। जो आइन साज, ये मुकन्नना है। कानून साज, आइन साज असम्बली जो पहली दफ़ा आइन बनाती है वो होती है आइन साज असम्बली। वो एक बुनियादी ढांचा देती है। उस बुनियादी ढांचे में कोई आने वाली मुकन्ना तरमीम नहीं कर सकती। अब एक तरमीम का तरीका है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। एक तरमीम कर भी सकती है, लेकिन कैसे? ये सबसे पहले आया था जर्मनी का जो आइन बना था 1948 या राउंड अबाउट, वहाँ उन्होंने 2 सिक्के डाली थी। उनमें एक ये थी जमहूरियत और दूसरा बुनियादी हुकूक। इनसे मुतल्लक का जो आइन की आर्टिकल्स हैं, आइन के आर्टिकल्स हैं, उनमें तरमीम बाद में आने वाली कोई पार्लियामेंट नहीं कर सकती थी जर्मनी में। पाकिस्तान और इंडिया का आइन एक जैसा है, तकरीबन एक जैसा है, चंद एक चीज़ें बिल्कुल हमारे इस्लामी। भारत और पाकिस्तान दोनों के आइन में बुनियादी आइनी ढांचा नहीं दिया होता सफर। लेकिन वहाँ पे 69 के बाद मुख्तलिफ केसेस हुए इंडिया में। उसमें बड़ा मशहूर केस है कैसा बनिंदा भारती केस। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, एक बुनियादी ढांचा है, सेकुलरिज्म, पार्लियामानी सिस्टम, इस तरह के उन्होंने 20-25 नुकात उन्होंने बताए। फिर इंदिरा गांधी नेहरू केस, उसमें भी वो उन्होंने पूरे ना जो है वो उन्होंने कहा ये बुनियादी ढांचा, इसमें तरमीम नहीं हो सकती। उसमें तरमीम कर दी थी इंदिरा गांधी ने एक आइन में कि जो अरकान, जो वज़ीर आज़म रहा हो या स्पीकर रहा हो या सदर रहा हो, उनके कागजात नामजदगी मंजूरी तस्वर किए जाएंगे, उनके अदलिया जांच पड़ताल नहीं कर सकते। अच्छा। उन्होंने वो तरमीम कल अदम कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब ये क्योंकि अदलिया की आज़ादी बुनियादी आइनी ढांचे में शामिल है तो आप ये नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के आइनी ढांचा का कोई तस्वर नहीं था, नहीं है। लेकिन महमूद अचकज़ई केस था एक, फिर ज़फ़र अली शाह केस था, फिर फौजी अदालतों के हवाले से जो तरमीम की गई थी ज़रदारी दौर में, वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में।
वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन मुकदमात में एक बुनियादी, जैसे इंडिया में मैंने कहा ना, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान के अदलिया ने बुनियादी आईनी ढांचा जो है वो कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ मामलात हैं जिनको बुनियादी आईनी ढांचा डिक्लेयर किया हुआ है। अगर के साकब निसार और खुसा एक दो और जज वो ये कहते थे कि जो मर्जी 238 के तहत जो दिल करे तरमीम कर सकती है, लेकिन ये दीगर जज जो हैं जो नाफिजुल अमल हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का, ये है कि बुनियादी आईनी ढांचे में तरमीम नहीं की जा सकती। ठीक, बुनियादी आईनी ढांचे में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो बुनियादी हकूक, दूसरा इस्लामी तशख़्ख़ुस, जमहूरी इस्लामी तशख़्ख़ुस, और तीसरा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम। ये बुनियादी आईनी ढांचे में शामिल है। इनमें तरमीम नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में। अगर पूरी पार्लियामेंट बैठ जाए और तरमीम कर दे और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं बुनियादी ढांचे वाले उनके तनाज़र में देखा जाए तो नहीं हो सकती। अब आप पूछेंगे कि फिर जनाब एक मुकर्रना कादी है, तरमीम तो हो नहीं सकती, किमें होएगी? तरमीम हो सकती है। उसका तरीक़ाकार जो है भारत के जजमेंट्स जो हैं उनके हवाला में इसलिए दे रहा हूँ कि उनका हमारे आइन और उनके जो नज़ायर हैं, अदालती नज़ायर, उनको हमारी अदालतें तस्लीम करती हैं, और उन्हीं की जो अदालती फैसले हैं उनकी रोशनी में इन्होंने महमूद अचकज़ई, ज़फ़र अली शाह फौजी अदालतों वाला वगैरह में ये जजमेंट्स दिए हैं। उसमें ये है कि अगर कोई पार्टी सियासी जमात चाहती है कि आइन के बुनियादी ढांचे में तरमीम करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मंशूर में वो चीज़ शामिल करेंगे कि जनाब जब हम आएंगे तो हम इस निज़ाम को इस बुनियादी ढांचे में शामिल है उसमें तरमीम कर देंगे। उसका मतलब अब एक मैंडेट मिल गया हमको, उस मैंडेट अवाम ने मैंडेट दे दिया, उस मैंडेट की रोशनी में वो तरमीम कर सकते हैं। जैसा कि आपके इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं साबिक़ चीफ जस्टिस, उनकी जो जस्टिस पार्टी है उसके मंशूर में ये चीज़ शामिल है कि हम सदारती निज़ाम लाएंगे, इस सिस्टम को, पार्लिमानी सिस्टम को तब्दील कर देंगे और वो निज़ाम लाएंगे। एक तरीक़ाकार आइन में यह है कि रेफरेंडम, अवाम सब सवाब राय अवाम से पूछ लिया जाए, जैसे तुर्की में हुआ है कि जनाब ये हमारी पार्लियामेंट रेफरेंडम करवाना चाहती है, तो वो रेफरेंडम का हाँ या ना में जवाब होता है। वो आएंगे कि आप सदारती निज़ाम चाहते हैं, अगर हाँ में अक्सरियत ने वोट दे दिया फिर पार्लियामेंट के पास वो मैंडेट चला जाएगा, जो पहले मैंने मंशूर वाली बात की। सरदस्त ऐसी कोई सूरत नहीं है अगर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। अगर अंधाधुंध वैसे ही जो करना है बुलडोज कर देनी है फिर करते रहे। आइन और कानून की बात तो यही है जो मैंने अर्ज कर दी है। और ये जो बाकी अगर मैंने जैसे अर्ज की है ताकत के जोर पे, डंडे के जोर पे, जैसे एक दिन में वो एक्सटेंशन वाला कानून जो पास हो जाता है, जो भी इस यहाँ जो मामला चल रहे हैं, लोग जेलों में पड़े हुए हैं, तो जमहूरी, आइनी और कानूनी तकाजे तो यही हैं जो मैंने अर्ज कर दी। बाकी अगर अंधाधुंध तो कुछ हो जाता है, इसके अलावा शॉर्टकट या अंधाधुंध या चौथा आइन, ठीक है वही बात ना, चौथा आइन नहीं हो सकता। मतलब नया आइन बनाना पड़ेगा, नया आइन के लिए फिर वो आइन साज असेंबली बनाने की मेरे साहब नए आइन के लिए वही तरीकाकार होगा, वो लेके आए उसमें अपने मंशूर में और बिल्कुल ठीक है यार, ठीक है नहीं बन सकता, नहीं आइन तो तरमीम करके बनता है ना, तो कैसे बनेगा यार? फिर तो कहता है कि यार मेरे साथ तो जब तो सीख आता है, ये हमारे वो दोस्त बड़े ना दोस्त नाराज होते हैं कि जनाब आप नौशेरवां को डांटते हैं, गुस्से को काबू में रखा करें, आप ये है ओ भाई मेरे ये देखें आप जैसे आपने सिंह गड़ाया है, नहीं नया कानून नया आइन नहीं सर मैंने सिंह नहीं पढ़ाया, लेकिन देखें जस्टिस पार्टी को तो कोई नहीं जानता ना, ये उस वक्त हो सकता है अगर नून लीग अपने मंशूर में डाल दे और नून लीग जीत जाए, जो भी पार्टी, चोरी को सारे जानते हैं, ठीक है हाँ ओके, तू अगर बड़ा आदमी है तो मैं तेरे दस देख क्या सर अहमद को नहीं पता जस्टिस पार्टी कौन सी है। अच्छा चलो अहमद आपको पता है ना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उनकी सियासी जमात है, चल आ गई यार सियासी पार्टी के लिए पता, ठीक है सर। इमरान खान साहब ने 5 फरवरी को यौम कश्मीर पे एक नया बयान दे दिया, उन्होंने कहा कश्मीरियों के पास तीसरी ऑप्शन भी अगर वो चाहें तो अपने पास। नहीं यार उन्होंने ये नहीं कहा तीसरी ऑप्शन वाली बात, ये वैसे पहले भी मुंगे चुंगे मारते रहते हैं। इनका एक बाकायदा इंटरव्यू छपा था। अच्छा मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि दफ्तर खारजा में ना 2 दिन से हड़बड़ी मची हुई है, मैं उसके उधर जा रहा हूँ दफ्तर खारजा तेरे तलकात ने तो दसना चाहना कि उधर तेरा एक बंदा है मैंने पता, और तनु लाइनें भी इधर उधर आती हैं, ओके सरसली तो मची हुई है। ओके ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है ना, हाँ जी, इन्होंने जब
सियासत में थे तो इन्होंने एक बयान दागा था, बाद में मुकर गए थे उससे। इन्होंने कहा जी ना आप 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, जम्मू में क्योंकि हिंदू अक्सरियत है वो उनको दे दें, और जो दूसरे कश्मीर हैं उनको इंडिपेंडेंट रियासतों में बना के इस तरह का 3। और मुशर्रफ साहब ने भी, मुशर्रफ का मतलब है कि मुक्तदरा, उन्होंने भी एक चुनाव फार्मूला दिया था कि चुनाव से उधर वाला आपका, इधर वाला हमारा। और अब इन्होंने ये कहा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है ना, वो ये है कि कश्मीरियों को वहाँ रेफरेंडम होगा, 2 सवाल होंगे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या भारत के साथ। जिसके हक में वोट आ जाएगा उसके साथ उसका अलहाक हो जाएगा। बिल्कुल, ये है करारदाद। अब इन्होंने एक तीसरा मामला बीच में डाल दिया, वो ऐसे नहीं डाल दिया ना, जो भोलपन में नहीं हुआ। वो महकमा खारजा वाले तो बेचारे, क्योंकि वो गैर सियासी, वो गैर कह रहे हैं आप मुक्तदरा के बगैर बेचारे हैं, तो इन्होंने ऐसे नहीं डाल दिया। कहा कि ना कश्मीरी जब आज़ाद हो जाएंगे हमारे साथ अलहाक कर लेंगे, हम फिर उनको एक ऑप्शन देंगे कि आपने इंडिपेंडेंट करना है या हमारे साथ। और फिर कश्मीर पे, यौम कश्मीर पे जो तकरीब होती है, जो तकरीर होती है, कश्मीर के इर्द गिर्द उसी मामले पे। बिल्कुल। और भाई साहब ने आधी से ज्यादा तकरीर जो है वो गालियां दी हैं अपोजिशन को। नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं दूंगा। इनके अंदर ना, आपके ज़हन में सवाल तो आया होगा कि इनके ज़हन में इतनी नफरत क्यों है। यार ये ना नफरत इनके अंदर भरी हुई है, खास तौर पे शरीफ फैमिली के। पहला नंबर शरीफ फैमिली का, वहाँ जो इनके दिमाग में खाने हैं ना नफरत वाले। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा जहर है शरीफ फैमिली का। और दूसरे नंबर पे है मौलाना साहब जरदारी। अच्छा। और तीसरा खाना है जो तकरीबन जरदारी के बराबर है, वो मौलाना। और अब सुना है कि मौलाना वाले में थोड़ा जहर ज्यादा ऊपर जा रहा है। आपकी बात ठीक है यार। जो CCPO लाहौर था ना, उमर शेख, 3-4 महीने उसको हुए थे। बिल्कुल। और बड़ी थप्पियाँ शप्पियाँ दी थी, कब्जा चढ़वाओ, ये वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। वो वाकया हो गया था मोटरवे वाला, रिंग रोड वाला। बिल्कुल। इसके बावजूद भी उनको कहा कि नहीं ओके ठीक है। फिर इन्होंने बदल दिया, क्योंकि पुलिस की तरफ से ना बहुत प्रेशर चला गया था। गुलाम महमूद डोगर साहब को इन्होंने CCPO लगा दिया। अब उसका किस्सा सुन लें कि उनको क्यों लगाया है। गुलाम महमूद डोगर साहब DIG थे, कोई पेट्रोलिंग वगैरह ये वो। तो आपको याद होगा एक दफ़ा जस्टिस साकिब निसार की अदालत में उन्होंने अपने दामाद को बुला लिया था कि तू सिफारिश क्यों की थी। वो किसकी सिफारिश करने गए थे? गुलाम महमूद डोगर साहब की। डोगर साहब की अहलिया ने, इनके कनेडियन नजात अहलिया हैं और साबक, उनके 2 बेटे हैं। तो इन्होंने ना कोई दरख्वास्त दे के, अलहदगी तलाक हो गई ना, इन्होंने उनका नाम डलवा लिया था ECL में वो बच्चों का। वो खातून जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो रात को डोगर साहब के सिफारिशी बन के चल गए उनके दामाद साहब। उन्होंने बड़ी क्लास ली है, वो था तो ड्रामा ही। बिल्कुल। घर जो उदो क्लास लेंदा ना, कबूतरे गल करदा, ठीक है ना, वो अपना इमेज बिल्डने के लिए। अब गुलाम डोगर साहब के बारे में शहबाज शरीफ ने कोई कब्जा ग्रुपों का मामला था 2012 में शायद, मुबैना तौर पे इनको उन्होंने मुअत्तल कर दिया था। DIG थे उस वक्त, ठीक है। अब जब CCPO लगे तो उससे 1-2 दिन पहले जो है प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। रूस और भाई साहब की मुलाकात हुई इमरान खान से। अब इमरान खान साहब ने और कुछ नहीं, जैसे उमर शेख से पूछा कि तो इन्होंने कितना नथ पाएगा। गुलाम डोगर साहब के बारे में उन्होंने रिपोर्ट ली, तो पता चला कि जनाब इनके अंदर नफरत की हद तक मामला हैं शहबाज शरीफ के साथ। वजह यह बयान की कि 93 से इनका मेरा ख्याल शुरू होता है कैरियर, कराची से, सिंध से। ओके। फिर ये कराची में चल जाते हैं। जब त्यारा अगवा केस हुआ ना 99, उस वक्त भाई साहब कराची में थे। ठीक। और ऊपर से डंडा था पुलिस वालों को कि तजरील करनी है नवाज शरीफ की, मुलजम की। तो भाई साहब उस वक्त वहीं थे, अफसर लगे हुए। तो ये इनकी सरबराही में एक होती थी उनकी बिस्ती। तो शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि थोड़ा
कौन अभी सरबराह जिन्हें सारे नए सलूक कर रहे हैं, तो पता चला जनाब ये डोगर साहब है। ये मैंने मिलाओ तो सही ना, उनकी तकलीफ है। अब डोगर साहब आए हैं तो डोगर जान लगी हो लिखा नेम प्लेट, उनका डोगर इसका मतलब है कि तू पंजाब से है। क्या हो? उनके पुत्र मैं तेन देखांगा। ठीक है ना। अब जब इनका आया है दौर शहबाज शरीफ का, तो इन्होंने डोगर साहब को कहा आ जाओ जी पंजाब। और उस वक्त DIG थे, IG थे शौकत जावेद में भी, ठीक है, हाँ शौकत जावेद ही थे। उनको कहा कि ला दे खुदे लाइन। उनके जनाब क्यों ला दिए, कोई कसूर है? उनके इसलिए कि मैं इतना नफरत करता था। शहबाज शरीफ ने कहा मुबैना तौर पे कि मैं गुलाम में हूँ, डोगर ना नफरत करना, ये ठीक आदमी नहीं है। लेकिन वो बच गया वहाँ से। फिर बाद में ये काबू आ गए, वो कब्जा ग्रुप, ठीक है ना, वो ओवरसीज कोई थे उनके जमीन पे, तो फिर उन्होंने कर दिया इनको। अब इमरान साहब को जब ये पता चला कि शहबाज शरीफ इससे नफरत करता था और ये सरकारी मुलाजिम है, तो इसके दिल में भी बुग़्ज़ तो होगा ना, गुस्सा। और ये फिट आदमी यार, मैं सही बता रहा हूँ, उनके वेरी परफेक्ट एंड फिट पर्सन यू आर। उनका क्योंकि नफरत करता ना, अपना बदला भी लाया तो मेरा भी लाया, अपना भी लाया तो मेरा भी लाया। यार ये आपके वज़ीर आज़म का विजन है। सर अब टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, ओके, लेकिन इनसे विजन किसी माइंडसेट से मतलब एक मामला है कराची में जो लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, हलीम आदिल शेख। हलीम आदिल यार ये तो इतने होया खोखरा था, तो वज़ीर आज़म ने क्लैपिंग स्लैपिंग ये वो, और इसको बुज़दार की तारीफ एक जलसे में साहिवाल चल गए। वो क्या बात है बुज़दार की। भाई उनके पास स्टे थे, दूसरे दिन खोखरों के पास, दूसरे दिन हाई कोर्ट ने कहा है कटो इन्होंने बाहर, खाली करो, ठीक है ना, अदालत केस लड़ो, तुझे क्या करते फिरते हो, वो बाहर चले। अब वो सिंध वाले ये कहते हैं कि हम ये कार्रवाई जो करते हैं तजावुज़ात के अलावा कर रहे हैं, और उसमें उनके आगे हैं हलीम आदिल शेख के वो क्या होते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस, बिल्कुल ठीक है ना। फार्म हाउस पता ही है किस लिए बनते हैं, बिल्कुल, वो छुट्टी छटने की ज़रूरत नहीं होती है ना वहाँ बड़े लोगों ने। सर ये जो नहीं इनके फार्म हाउस है ना, छुट्टियों के अलावा ये कमर्शियल बुनियादों पे इस्तेमाल करते हैं, जो भी है यार, ठीक है, फार्म हाउस ओके, बिल्कुल, जिनको रेंट पे देते हैं वो कौन होते हैं, पार्टियां हो रही होती है यार, आपको नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये बताऊंगा तो क्या तुम्हारे किस फार्म हाउस वाले के साथ तल्लुक आते हैं यार, ये तो ऐसे ना किया कर, मुझे नहीं, मैंने कहा सर मैं भी शेयर का जिक्र ना दे बीच में, इसलिए वो जो है वो ऑपरेशन जो हो रहा है सिंध में, वो कितने एकड़ जमीन छड़वाई है? 550 एकड़, 550, उसकी सारी इसकी थोड़ा है, इनकी 200 से ज्यादा। हाँ 550 एकड़ उन्होंने छड़वाई है। हाँ जी। तो वो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, अदालत के हुक्म पे हम कर रहे हैं। यहाँ अदालत का स्टे था, वहाँ अदालत का हुक्म है कि करो। ये फर्क है। लेकिन इस पे पीटीआई के जो आपके दोस्त हैं सारे, वो सिंध हुकूमत को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और कहते देखो इंतकामी कार्रवाई, खोखरों वाली इंतकामी कार्रवाई थी, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि स्टे था। वो अदालती आर्डर है, उनके बाद अगर स्टे था कोई तो दिखा देते, वो ना करते। और जैसे कुछ ऐसा है, यानी ये था मतलब कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है ਉਹਦੇ बदले फिर सिंध हुकूमत ले रही है। सर वो सिंध हुकूमत तो लॉजिकली कहती है कि मौजूदा चीफ जस्टिस हमने हुक्म दिया है ना। नहीं वो मैं वैसे बात, हाँ बिल्कुल, हाँ जो तू सुनना चाह रहा है ना, अच्छा वो मैंने बता दी। तू यही सुनना चाह रहा है, सुबह से बैठा हुआ है इस बात को लेके, इसी बात को लेके आप साहब बैठे हुए हैं कि ये कहेंगे ना इंतकामी कार्रवाई। अगर ये बात है तो फिर बदला सिंध वाले वो ले रहे ने ना, आजकल तो भाई ने ना पीडीएम में परेशानी होने की जरूरत ही कोई नहीं। ठीक है, बोला ना, ठीक कह रहे हैं, ओके हो गया, डन है। आज तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।